Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Third year, morning, evening. How are you, my dear students? Okay, now we are proceeding our next topic of this antipsychotic drugs, and that is the mechanism of action. लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था एंड यू पीपल नाउ know very well that there are two type of the classification of antipsychotic drugs, that is first generation and second generation. Okay, now let's see what is the mechanism of action of these drugs. Okay, so I'm picking a pen for you. You can see that these are antipsychotics and there are two type of the drugs जो हमने classify किया था. फर्स्ट क्लासिकल ड्रग्स जिनको आप टिपिकल ड्रग्स या ट्रेडिशनल ड्रग्स भी कहते हैं, और दूसरी जो है वो आपके न्यू एजेंट्स हैं जो कि एटिपिकल एजेंट्स होते हैं. ओके, एंड इफ़ वी गो टूवर्ड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स, यू पीपल विल सी दैट जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है जिनको आप क्लासिकल ड्रग्स कह रहे हैं, दे हैव high affinity for D2 receptors, whereas the new agents which are basically atypical type of the agents, or you can say they are the second generation, they have more affinity for 5-HT2 receptors. ठीक है, up till now you people have seen कि हमने थ्री थ्योरीज को या हाइपोथेसिस को डिस्कस किया रिगार्डिंग साइकोसिस, जिसमें डोपामीन हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस कह लो, एंड सेकंड वन इज़ द 5-HT रिसेप्टर्स का सेरोटोनिन का साइको हाइपोथेसिस है, एंड थर्ड वन इज़ बेसिकली द ग्लूटामेट हाइपोथेसिस, isn't it? So depending upon these hypotheses, the drugs which are basically designed, they are having the effect on the same receptors. Okay, क्लियर हो रहा है बच्चों? ये डेफिनेटली कि आपकी जो ड्रग्स हैं वो जिन मेकैनिज़म्स के थ्रू काम कर रही हैं वो उन थ्योरीज़ वहीं से ही ओरिजिनेट हुई हैं, उनकी बेसिस पर ही शिज़ोफ्रेनिया की थ्योरी ओरिजिनेट हुई है. ठीक है बच्चों, और ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से मालूम है कि इसमें कौन कौन से एजेंट्स हैं, क्लोरप्रोमाजीन, फ्लूफेनाजीन, हेलोपेरिडोल और ये सब, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, ये सब न्यू एजेंट्स हैं. सो इनकी क्लासिफिकेशन आई होप कि तुम लोगों ने याद कर ली होगी. अगर अब हम मैकेनिज़्म को देखें तो आप ये देखो बच्चों के दो मैकेनिज़्म मेजर हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की. अभी मैं किसी एक की पर्टिकुलर बात नहीं करी, आई एम डिस्कसिंग द जनरल मैकेनिज़्म ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स. शिज़ोफ्रेनिया में या तो वो डोपामीन को एंटागोनाइज कर रहे हैं और या फिर वो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं. ये दो मैकेनिज़म्स मेनली एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की हैं, जिनमें से D2 रिसेप्टर्स का जो ब्लॉकेड है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो क्लासिकल ड्रग्स में ज़्यादा है. वो D2 रिसेप्टर्स के लिए दे हैव मोर एफिनिटी और दे आर पोटेंटली रिस्पॉन्सिबल टू ब्लॉक द D2 रिसेप्टर्स. वेयर एज जो आपके न्यू एजेंट्स हैं, जो आपके एटिपिकल एजेंट्स हैं, वो आप देखेंगे 5-HT2 रिसेप्टर्स को, यानी ये सेरोटोनिन रिसेप्टर की ब्लॉकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. ओके, तो all of the first generation and most of the second generation, they block D2 receptors in the brain as well as in the periphery. Serotonin receptors की अगर हम बात करें तो most of the second generation they appear to exert their effect because of the inhibition of the serotonin receptor, यानी कि 5-HT receptor. और इसमें ख़ास तौर पर जो हमने थ्योरी की बात की थी, जब आप सेरोटोनिन थ्योरी देख रहे थे, तो रिमेंबर के 5-HT2A रिसेप्टर्स मेनली इन्वॉल्व थे, जिनको हेलुसिनोजेंस भी एनहांस करते हैं, हेलुसिनोजेंस भी, यानी ऐसे एजेंट्स जो हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ओके, तो ये क्लियर हो गया, दैट्स गुड. अब आप देखिए, अब हम वन बाय वन देखते हैं. एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो कि फर्स्ट जेनरेशन है, दे आर बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एट वैरायटी ऑफ रिसेप्टर, but their main effect is basically because of the dopamine D2 receptor blockade or D2 receptor inhibition. And you people know कि what is competitive inhibitors. Competitive inhibitors are basically those antagonists which compete with the agonist. क्योंकि यहाँ पर agonist ज़ाहिर D2 receptors की बात हो रही है और यहाँ पर agonist आपका basically डोपामीन है, तो डोपामीन के लिए ये compete करते हैं for the same binding site, यानी डोपामीन के रिसेप्टर्स, और पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द D2 रिसेप्टर. ये फर्स्ट जेनरेशन जो एजेंट्स हैं, जो ओल्ड या ट्रेडिशनल या टिपिकल टाइप ऑफ द एजेंट्स हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. ओके,
एंड इनकी ख़ास बात ये याद रखें कि दे आर एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स, जिनको हमने या EPS का नाम दिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स को अभी मैं आगे तुम लोगों से डिटेल में डिस्कस करती हूँ कि वहाँ मुझे तुम लोगों को थोड़ा सा फिजियोलॉजी की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। आई डोंट नो कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम लोगों का या नहीं। बेसिकली पायरामिडल और एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्स को डिस्कस करते हैं हम। उससे पहले आप इस वक्त ये यहाँ पर याद रखिए इस पॉइंट के ऊपर कि जो फर्स्ट जेनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट्स हैं शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए, वो मोस्टली D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। दे हैव हाई एफिनिटी फॉर D2 रिसेप्टर। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज़ दे आर एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम लोगों ने याद रखनी है। और इसी एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स की वजह से सॉरी इसी एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स की वजह से ही मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीसाइकोटिक एजेंट्स के एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ये क्या है। एट दिस पॉइंट यू शुड रिमेंबर के फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स आर एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स, और ख़ास तौर पर ये इफ़ेक्ट हैलोपेरिडोल के साथ बहुत प्रोनाउंस्ड है। EPS क्लोरप्रोमाजीन के साथ जो है ज़रा कम है। एंड नो वन ड्रग इज़ क्लिनिकली मोर इफ़ेक्टिव दैन अदर। अभी तक ऐसा तो नहीं देखा गया कि कोई एक ड्रग इन्हीं की क्लास में से उसी दूसरी क्लास में से क्लिनिकली ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, और इनकी एफिकेसी यूजुअली सेम ही है। ठीक हो गया बच्चों, ये क्लियर हो गया ना पॉइंट। इस वक्त मैंने यहाँ तुम लोगों को दो बातें बताई हैं। नंबर वन कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स हैं दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल टू ब्लॉक द D2 रिसेप्टर, एंड सेकंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब देखो सेकंड जनरेशन की हम बात करते हैं। सेकंड जनरेशन एजेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली ख़ास बात ये है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्लॉक 5-HT2A रिसेप्टर्स। जो सब टाइप्स हैं 5HT की, उसमें से 5-HT2A रिसेप्टर, और यहाँ पर EPS का यानी एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स का जो इंसिडेंस है दैट इज़ लो। इसका मतलब ये हुआ कि एडवर्स इफेक्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद सेकेंड जनरेशन एजेंट्स स्पेशली EPS दे आर लेस, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हाई रिस्क है मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एंड वेट गेन, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर कैन यू पीपल को रिलेट कि क्यों जो ये आपके सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट्स हैं ये डायबिटीज़ और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और वेट गेन में क्यों इन्वॉल्व हैं अगर ये 5-HT2A रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं? कैन यू पीपल टेल मी? ओके, सो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स एक्ट वाया ब्लॉकेड ऑफ बोथ सेरोटोनिन एंड डोपामीन एंड परहैप्स अदर रिसेप्टर्स भी, जैसा कि हमने ग्लूटामेट की बात की। और सेरोटोनिन की ब्लॉकेड इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द ग्लूटामेट स्टेबिलिटी एंड एक्टिविटी। और एक बात ये कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स को कंट्रोल करने में। पॉजिटिव सिम्टम्स को कंट्रोल करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव फर्स्ट जनरेशन एजेंट हैं, और नेगेटिव सिम्टम्स को कंट्रोल करने में ज़्यादातर आपके जो ये सेकंड जनरेशन एजेंट्स हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव। तो तुम लोग एक काम करना बच्चों के आप लोग यहाँ पर एक कॉलम बना लेना अपने पास और वो डिफरेंसेस लिख लेना फर्स्ट जनरेशन के और सेकंड जनरेशन के, ठीक हो गया। अब ये देखो, अब हम बात करते हैं ज़रा डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी इन ब्रेन। ओके, क्लिनिकल, अब यहाँ जाहिर है कि डोपामीन रिसेप्टर्स पर्टिकुलरली ब्लॉक होते हैं टिपिकल न्यूरोलेप्टिक से या फर्स्ट जनरेशन से ही, ठीक है। एंड क्लिनिकल एफिकेसी ऑफ टिपिकल न्यूरोलेप्टिक कोरिलेट विद देयर रिलेटिव एबिलिटी टू ब्लॉक द D2 रिसेप्टर्स। और जाहिर है कि ख़ास तौर पर D2 रिसेप्टर्स कहाँ पर, मीज़ोलिम्बिक मीज़ोकॉर्टिकल सिस्टम में, वही वाली बात। यानी इनके जो एंटी शिज़ोफ्रेनिक इफ़ेक्ट आ रहे हैं, या इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, मैं तुम लोगों को उर्दू में एक्सप्लेन कर दूं कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि
इनका जो इफ़ेक्ट है, जो क्लिनिकल इफ़ेक्ट या एफिकेसी है, क्या एफिकेसी, डेफिनेटली ये शिजोफ्रेनिया के अगेंस्ट है ना, साइकोसिस के अगेंस्ट है। तो एंटी साइकोटिक इफेक्ट इनका या न्यूरोलेप्टिक इफेक्ट या एंटी शिजोफ्रेनिक इफेक्ट दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेड ऑफ D2 रिसेप्टर एंड पर्टिकुलरली D2 रिसेप्टर कहाँ पर, जो कि मीजोलिम्बिक मीजोकॉर्टिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि रिकॉल द थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस और थ्योरी ऑफ दिस डोपामीन टाइप के डोपामीन रिसेप्टर्स D2 रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द मीजोलिम्बिक मीजोकॉर्टिकल पाथवे, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। ये देखो, आई कैन शो यू हेयर कि आप इसको रिकॉल कर सकें। ये देखो, मैंने तुम लोगों को डोपामीन के पाथवेज बताए थे, ठीक है, रिमेंबर। ये देखो, ये भी है डोपामीन के पाथवेज, और ये देखो, दीज आर बेसिकली द 5 पाथवेज जो हमने डिस्कस किए थे। और अगर आप रिकॉल कर सकें तो मीजोलिम्बिक मीजोकॉर्टिकल पाथवे हमने बात की थी कि बिहेवियर, मेंटल और इमोशनल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ से इन्वॉल्व है। और अगर आप डोपामीन की थ्योरी को भी देखें, मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट फॉर योर रिकॉल, कि इसकी हमने जो डोपामीन की थ्योरी डिस्कस की थी उसमें भी हमने यही बात की थी कि बेसिकली ये देखो, यहाँ पर जो एक्सेसिव डोपामिनर्जिक एक्टिविटी हमने बात की थी कि वो D2 रिसेप्टर स्पेशली जो मीजोलिम्बिक सिस्टम है वहाँ पर इसकी वजह से होती है, ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। वो तो डेफिनेटली जब ये यहाँ पर इनको ब्लॉक कर रहे हैं एंटीसाइकोटिक एजेंट्स, और यहीं पर प्रॉब्लम शिजोफ्रेनिया का कॉज हो रहा है, तो इन ड्रग्स का एंटीसाइकोटिक या एंटी शिजोफ्रेनिक इफेक्ट जो है वो इन रिसेप्टर्स को इस पाथवे में, यानी D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके मीजोलिम्बिक पाथवे में ब्लॉक करने की वजह से इनकी क्लिनिकल एफिकेसी आ रही है। ठीक है ना बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। चलें आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अब आप यहाँ आ जाइए वापस। ये देखिए, वही बात हम कर रहे हैं कि इनकी का जो एफिकेसी है वो बेसिकली D2 रिसेप्टर्स जो कि मीजोलिम्बिक सिस्टम में हैं ब्रेन के, अगर वो ब्लॉक होते हैं फिर इनका एक इफ़ेक्टिव रोल है साइकोसिस में, या इनका इफ़ेक्ट आता है। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर आप एटिपिकल एजेंट्स की बात करें, ठीक है, यहाँ हमने टिपिकल की बात की थी, अब हम एटिपिकल की बात करें, जैसे कि क्लोजापीन वगैरह है, इनकी हाई एफिनिटी जो है वो डोपामीन पे D4 रिसेप्टर्स के लिए है, ठीक है। लेकिन बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्लॉक 5-HT2 रिसेप्टर्स, एंड 5-HT2 में मैंने बताया था कि स्पेसिफिकली मोस्टली जो एटिपिकल एजेंट्स हैं या जो सेकंड जेनरेशन है वो 5-HT2A को ब्लॉक कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनकी लो एफिनिटी है D2 रिसेप्टर्स के लिए, and this low affinity for D2 receptor is responsible for decreased or low extrapyramidal side effects of second generation और atypical agents, ठीक है। यानी जो टिपिकल न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स हैं, क्योंकि ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करें इसीलिए दे आर बेसिकली कॉजिंग द एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम, जो कि मूवमेंट के सिम्टम्स हैं, अभी मैं तुम लोगों से डिस्कस करती हूँ। लेकिन एटिपिकल एजेंट्स की अगर हम बात करें तो इनकी D2 के लिए एफिनिटी बहुत लो है, और यही रीज़न है कि इनके एक्स्ट्रा पायरामिडल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कम है। इज़ डैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई, कोरिलेट कर लोगे आप, ठीक है। अब ये देखो, डोपामीन के रिसेप्टर्स हमने बात की थी कि D1, D2, D3, D4 और D5 हैं। इनमें से D1 और D5 ये बेसिकली एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, जबकि D2, D3, D4 एडिनाइलेट साइक्लेस को इनहिबिट करते हैं और पोटेशियम चैनल की ओपनिंग को इन्हांस करते हैं। एंड पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग अगर इन्हांस हो रही है, इट मीन्स कि न्यूरॉन आपका हाइपरपोलराइज्ड होगा, रिमेंबर, ठीक है। तो ये वही यहाँ पर इफेक्ट बताएं आप देखें, जब एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो डेफिनेटली उससे साइक्लिक AMP बढ़ता है, और अगर ये इनहिबिट होगा तो साइक्लिक AMP डिक्रीज़ होगा। रिकॉल करें कि जब हम लोग सेकेंड ईयर में मेजर रिसेप्टर फैमिलीज़ पढ़ रहे थे बच्चों, तो उस वक्त हमने ये बात की थी कि G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के ज़रिए जब लाइगेंड या ड्रग्स बाइंड होते हैं तो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कराते हैं या इनहिबिट करते हैं,
एंड एज ए रिजल्ट सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा और फर्दर वो फॉस्फोराइलेशन करवाकर अपने इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। नाउ यू पीपल कैन सी द डिफरेंस that D1 and D5 basically activating the adenylate cyclase or increasing the cyclic AMP, whereas D2, D3, 4 receptors they are decreasing the cyclic AMP or they are inhibiting the adenylate cyclase। ठीक हो गया भाई। ओके बच्चों, अब हमने देखा कि डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी ब्रेन में क्या है। अब हम देखते हैं कि सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी ब्रेन में क्या है। और सेरोटोनिन रिसेप्टर की जो एक्टिविटी का ब्लॉकेड है वो मेनली कहाँ से होता है, आपकी सेकंड जनरेशन एजेंट्स होती हैं, ठीक है, जैसा कि क्लोजापीन, ओलेंजापीन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, ये सब सेकंड जनरेशन या एटिपिकल टाइप ऑफ द एजेंट्स हैं जो कि आपके न्यूअर एजेंट्स न्यूरोलेप्टिक्स हैं। आप देखें कि इनकी हाई एफिनिटी जो है वो D1 के लिए, D2 और D4 और 5-HT2A के लिए है, ठीक है। वैसे D2 के लिए इतनी नहीं है, लेकिन समहाउ क्लोजापीन की कहीं ना कहीं D2 के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इनका इफ़ेक्ट जो है वो मस्करैनिक और अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पर भी है, ठीक है। आप यहाँ देखें ओलेंजापीन को, रिस्पेरिडोन और क्विटापीन को कि ये 5-HT2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं बाय ग्रेटर अफिनिटी और एक्सटेंट, लेकिन D2 रिसेप्टर पर इनका इफ़ेक्ट नहीं है। जबकि जिप्रासिडोन को अगर आप देखें तो ये D2 को भी ब्लॉक करता है, 5-HT2A को भी और 5-HT1D को भी, और फिर 5-HT1A के ऊपर ये एगोनिस्ट है। इतनी ये कॉम्प्लेक्सिटी है इन रिसेप्टर्स के अंदर, सेरोटोनिन के और डोपामीन के, और इनकी इतनी सब टाइप्स हैं, देयर आर सो मैनी सब टाइप्स and their effects are mediated on different type of the receptors, and definitely the effects are different on different type of the receptors na? If there is activation of D2 receptor, then the effect is somewhat different, and if the receptor is antagonist on 5-HT1D, then the effect is different, and of course if it is exerting as a agonist effect on 5-HT1A, so the effect would be different, ठीक है। तुम लोग एक चार्ट बना लो, मेक अ चार्ट, जिसमें आप डोपामीन के रिसेप्टर लिखें D1 से D5 तक, और राइट डाउन द सब टाइप्स ऑफ द सेरोटोनिन रिसेप्टर्स टू 5-HT1 से लेकर 5-HT7 तक, फिर इनकी सब टाइप्स, आगे उनका मैकेनिज्म लिखें कि ये साइक्लिक एएमपी से काम करते हैं या किसके ज़रिए से काम करते हैं, और फिर इनके इफ़ेक्ट लिखें कि अगर 5-HT1A रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो क्या होगा, 5-HT2 होंगे तो क्या होगा, 5-HT3 होंगे तो क्या होगा, एंड सो ऑन ना। तो डेफिनेटली फिर आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ब्लॉक होंगे तो क्या होगा, ठीक है। आप ये एक चार्ट बनाइए इस तरह से, और मैं आपको हो सकता है कि इस चीज़ पर आपका क्विज़ भी लूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो गो थ्रू इट। और इस पिक्चर में भी अगर तुम लोग देखो, यहाँ पर भी यही एक्सप्लेन किया है कि किन ड्रग्स की, ये लिपिनकॉर्ड से लिए मैंने बेसिकली, कि D2 रिसेप्टर्स के ऊपर किन की लो एफिनिटी है और कौन हाई एफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, और D1 रिसेप्टर्स के ऊपर आप देखें क्लोजापीन की ज़्यादा है जबकि हेलोपेरिडोल की कम है, जबकि हेलोपेरिडोल की D2 रिसेप्टर्स के ऊपर एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है। एरिपिप्राजोल का अगर आप देखें तो ये पार्शियल अगोनिस्ट है D2 पे और 5-HT1A रिसेप्टर पे, लेकिन स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट है 5-HT2A रिसेप्टर्स पे। ये बातें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखनी होगी, ऐसा ना हो कि वो अगर 5-HT2A रिसेप्टर पर एंटागोनिस्ट है लेट सपोज, तो आप एगोनिस्ट लिख दें, इफेक्ट वुड बी क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि मेक अ टेबल and write down the effects of all the receptors activation, so you could correlate the adverse effect and definitely the mechanism and of course the clinical efficacy of the agents, okay. Pharmacological actions. The clinical effect of antipsychotic drugs appear to reflect a blockade at dopamine और serotonin receptor, वही वाली बात जो हम कर चुके हैं कि डोपामीन या सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के ऊपर बेसिकली ब्लॉक करने की वजह से इनके इफेक्ट आते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि इन एजेंट्स का इफेक्ट दूसरे रिसेप्टर्स पर भी है, सच एज कोलिनर्जिक, एड्रीनर्जिक, हिस्टामिनर्जिक, ठीक है। तो इनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हुए, एंटीसाइकोटिक, एक्स्ट्रा पायरामिडल, एंटी एमेटिक, एंटी मस्करैनिक,
एंड अल्फा रिसेप्टर्स की ब्लॉकेड और इसके अलावा अदर इफेक्ट्स, इन सब को हम वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीसाइकोटिक एक्शंस, ऑल द एंटीसाइकोटिक ड्रग दे कैन रिड्यूस द हेलुसिनेशन, ओके, आई एम पिकिंग अ पेन फॉर यू, एंड डिल्यूशंस। ख़ास तौर पर जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने से मीज़ोलिम्बिक सिस्टम में एमिलियोरेट या ओवरकम हो जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स जो कि ब्लंटेड इफेक्ट होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रिस्पॉन्सेस जो हैं या नॉर्मल बिहेवियर उसमें नेगेटिव होते हैं, जैसा कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, ये यूजुअली इस थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, यानी कि फर्स्ट जनरेशन को, ठीक है। सेकंड जनरेशन एजेंट्स जो हैं जैसे क्लोजापीन वगैरह है, इनसे यूजुअली मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया कि नेगेटिव सिम्टम्स ज़्यादा अच्छे ओवरकम हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स यूजुअली फर्स्ट जनरेशन से और नेगेटिव सिम्टम्स यूजुअली सेकंड जनरेशन से ज़्यादा अच्छे इफेक्ट होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? डेफिनेटली फर्स्ट जनरेशन D2 रिसेप्टर पर ब्लॉक कर रहे हैं, तो D2 रिसेप्टर मीज़ोलिम्बिक सिस्टम में पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड है, और सेकंड जनरेशन एजेंट्स जो हैं वो क्योंकि 5HT रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, और 5HT1A स्पेसिफिकली रिसेप्टर वो नेगेटिव सिम्टम्स के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है। और ख़ास बात इसमें यह है कि जितनी भी एंटीसाइकोटिक एजेंट्स हैं उनके इफ़ेक्ट्स एटलीस्ट सेवरल वीक्स के बाद आते हैं, जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है। इट टेक्स सेवरल वीक टू अकर, ठीक है बेटा। तो पहला इफेक्ट था एंटीसाइकोटिक एक्शन, और अब उसके बाद हम बाकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखते हैं। अच्छा, ये एंटीसाइकोटिक इफेक्ट्स जो हैं ये कंबाइन हैं फर्स्ट जनरेशन के भी और सेकंड जनरेशन के भी, ठीक है। पेपर में तुम लोगों से अलग अलग भी पूछा जा सकता है। सेकंड इफेक्ट एंटी एमिटिक इफेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर आई विल हैव टू चेंज द कलर, और मैं तुम लोगों के लिए रेड पिक कर रही हूँ, ठीक है। तो दूसरा इफेक्ट है एंटी एमिटिक इफेक्ट। Except thioridazone and aripiprazole, most of the neuroleptic agents they block the D2 receptor of chemoreceptor trigger zone of the medulla. And you people know that chemoreceptor trigger zone of the medulla is involved in emesis ना, तो अगर ये रिसेप्टर वहाँ ब्लॉक होंगे तो फिर ये एंटी एमिटिक इफेक्ट देते हैं, ठीक है। एंटी मस्करानिक इफेक्ट, सम एजेंट्स पर्टिकुलरली थायोरिडाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, क्लोजापीन एंड ओलेंजापीन, आप देखें इसमें फर्स्ट जनरेशन भी हैं और सेकंड जनरेशन भी है, ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मस्करैनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, और डेफिनेटली जब अल्फा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है। व्हाट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन? जो पोस्चर के साथ, यानी इमीडिएटली जैसे ही इफ़ यू आर स्टैंडिंग एंड यू आर गोइंग टू सिट डाउन, और इफ़ यू आर सिटिंग एंड इमीडिएटली यू आर गोइंग टू स्टैंड अप, सो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर इमीडिएटली फॉल करता है, और इसकी वजह से पेशेंट को पोस्चर के साथ इमीडिएटली उसका ब्लड प्रेशर डाउन होता है और वो उस वजह से गिर भी सकता है, ठीक है। और अदर इफ़ेक्ट्स में अगर हम देखें तो उसके अंदर टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज़्म भी इफ़ेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से पोइकिलोथर्मिया हो सकता है। पोइकिलोथर्मिया क्या होता है? पोइकिलोथर्मिया बेसिकली बॉडी टेम्परेचर की वेरिएशन होती है विद एनवायरनमेंट। आप देखिए कि यूजुअली हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज़म्स हैं, और स्पेशली हाइपोथैलेमस में अगर आप कोल्ड एनवायरनमेंट में जाएं तो शिवरिंग होती है और आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है फिर भी आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करते हैं बाय स्वेटिंग और बाय अदर कंडीशन। बट पोइकिलोथर्मिया इज़ द कंडीशन के एनवायरनमेंट के साथ बॉडी का टेम्परेचर चेंज होने लग जाता है, तो जो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोलैक्टिन की इंक्रीज रिलीज हो जाती है। वाई? क्योंकि D2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। D2 रिसेप्टर्स अगर ब्लॉक होते हैं, हमने डिस्कस किया था जो इसके पांचों पाथवेज थे, जो पांचों मेड्यूलरी में 5 पाथवेज CNS के अंदर जो डोपामीन के हैं, उनमें से एक ऐसा है जो D2 रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से प्रोलैक्टिन की इंक्रीज को रिलीज़ करा सकता है और हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है बेटा।
ओके, अब ये देखें रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट, ये भी मैंने लिपिनकॉर्ड से लिया। आप देखें यहाँ पर्टिकुलरली ड्रग्स के नाम भी हैं, थायरोडाजीन और क्लोरप्रोमाजीन। ये अगर कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं तो कोलिनर्जिक इफेक्ट, यानी मस्क्रेनिक रिसेप्टर अगर ब्लॉक होते हैं तो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट आएंगे। और पर्टिकुलरली क्लोरप्रोमाजीन अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो यू पीपल कैन ईजीली कोरिलेट के ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। और ख़ास तौर पर ये ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, ये डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं तो डेफिनेटली वो एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट आते हैं। रिस्पेरिडोन और क्लोजापिन सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वेट गेन और जो एंटी डिप्रेसेंट और इस तरह के इफेक्ट, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जो हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलिनीमिया, डायबिटीज़ वगैरह। हिस्टामीन के रिसेप्टर जब ब्लॉक होते हैं सीएनएस के अंदर तो ख़ास तौर पर सेडेशन होती है। देखो अभी तुम लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दिया था, काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा भी अटैम्प्ट किया, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर प्रॉब्लम की थी हिस्टामीन रिसेप्टर्स के ऊपर। बेसिकली हिस्टामीन हैज़ टू टाइप ऑफ द रिसेप्टर्स, H1 एंड H2, और H1 रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द CNS एंड H2 रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द स्टमक, और वो एसिड की सिक्रीशन में इन्वॉल्व हैं और अल्सर में इन्वॉल्व हैं। लेकिन H1 रिसेप्टर्स ख़ास तौर पर इन एंटीसाइकोटिक या CNS की ड्रग्स की वजह से अफेक्ट हो रहे होते हैं, और ये यूजुअली जब ब्लॉक होते हैं ना तो फिर पेशेंट को सेडेशन होती है, ये एक्टिव रखने में इन्वॉल्व होते हैं तो ये सेडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने लिपिनकॉर्ड से लिया, रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट हैं ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या हैं। ठीक है, अच्छा थेराप्यूटिक यूजेस की मैं अगर बात करूं तो ऑफ कोर्स पहला यूज़ इसका शिज़ोफ्रेनिया है, और शिज़ोफ्रेनिया क्यों है वो हमने डिस्कस कर लिया है। मैनिया जो कि एक बाइपोलर डिसऑर्डर है, कि अगर आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे मैनिया भी, और इसमें बेसिकली बाइपोलर का मतलब होता है कि देयर आर टू पोल्स। पेशेंट का जो मूड है ये भी एक मूड डिसऑर्डर है, स्विंग कर रहा होता है, एकदम बिल्कुल एंथुजियास्टिक जो, और उसके बाद बिल्कुल डिप्रेस्ड यानी डिप्रेशन वाली सिचुएशन। तो उसके अंदर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर ऑफन यूज्ड विद लीथियम। लीथियम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लीथियम को अक्सर यूज़ करते हैं अपनी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साथ मेनिया में। इसके अलावा आपके जो ओलेंजापीन और एरिपिप्राजोल हैं, या ल्यूरासिडोन है, कोटायापीन वगैरह हैं, ये भी अप्रूव्ड हैं, ये भी दी जा सकती हैं। और एडजंक्टिव एजेंट के तौर पर एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ भी आप रिफ्रैक्ट्री डिप्रेशन में दे सकते हैं। रिफ्रैक्ट्री डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा डिप्रेशन जो थोड़े थोड़े अरसे के बाद से वापस हो रहा होता है, रिलैप्स जिसको कह रहे होते हैं, तो एरिपिप्राजोल और कोटायापीन इसमें यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा थेराप्यूटिक यूज़ उसके एक्शन की बेसिस की वजह से ही होता है। प्रिवेंशन ऑफ सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग, हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपकी एंटीसाइकोटिक एजेंट्स हैं ये D2 रिसेप्टर को कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में जब ब्लॉक करती हैं तो उनका एंटी एमिटिक इफेक्ट आता है। तो ऐसे केसेस में कि अगर बहुत ज़्यादा नोजिया या वॉमिटिंग है, ख़ास तौर पर अगर ड्रग इंड्यूस्ड होती हैं, उन केसेस में कॉमनली जो प्रोक्लोरप्रोमाजीन है उनको हम एज ए एंटी एमिटिक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एज ए ट्रैंक्यूलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर ये काम करते हैं, तो एजिटेटेड और डिसरप्टिव बिहेवियर अगर है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्रॉनिक पेन में आप यूज़ कर सकते हैं ओपिएट्स के साथ। ओपियोइड पढ़ेंगे अभी आप लोग, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल किस्म के पेन किलर्स हैं। ठीक है, हिकअप्स जो होती हैं उसमें क्लोरप्रोमाजीन इफेक्टिव है। एंटी प्रूराइटिस और सेडेशन के अंदर भी प्रोमेथाजीन, क्योंकि ये H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं तो सेडेशन कॉज करते हैं, तो आप सेडेशन पर्पस के लिए इनको दे सकते हैं। इसके अलावा रिस्पेरिडोन और एरिपिप्राजोल अप्रूव्ड हैं मैनेजमेंट ऑफ डिसरप्टिव बिहेवियर, जो हमने ऊपर भी बात की, और यानी डिसरप्टिव बिहेवियर और इरेटेबिलिटी विद रेफरेंस टू द ऑटिज़म। ठीक है, ऑटिज़म मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ऑटिज़म और इसके अलावा ऑरा, ये भी सारे ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, और इन केसेस के अंदर इनको यूज़ किया जा सकता है, ये वहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग अब एडवर्स इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो तुम लोगों को पहले समझाना बहुत ज़रूरी है कि पायरामिडल और एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट हैं क्या। इसलिए इसको मैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल आप लोग इनको पढ़ लीजिए और गो थ्रू कर लीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।